दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे यूपी टेट और सीटेट में सीडीपी के कुछ जो साइंटिस्ट फिलोसफर जो हैं उनके बारे में। ठीक है, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सीडीपी के जितने भी साइंटिस्ट फिलोसफर या जितने भी ग्रेटेस्ट पर्सन रहे हैं उनके बारे में बताएंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद भी आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, आपको दोबारा किसी भी शब्द को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर जो आप में दिक्कत पैदा करती हैं परीक्षाओं को लेकर, उन्हें कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बीएफ स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार नियम क्या था, इनके अनुसार जो क्रिया प्रसूत का नियम था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका परिचय देखते हैं, इनके सिद्धांत और इनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में देखेंगे। तो स्किनर का परिचय। बीएफ स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और कट्टर व्यवहारवादी थे। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्किनर का मानना था कि प्राणी केवल बाहरी उद्दीपकों के प्रति निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो स्वयं अपने पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। उसके अनुसार व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब क्या हम बताते हैं कि स्किनर का मानना था कि जो प्राणी है केवल बाहरी चीज़ों को देख करके ही नहीं सीखता है, बल्कि वातावरण या पर्यावरण जो है चारों तरफ का उसका जो एटमॉस्फियर है उसमें वो घुल करके, उसमें मिल करके जो है बच्चा चीज़ों को भी सीखता है। तो उनके सिद्धांत के नाम अलग अलग थे, तो नाम को बहुत ही ध्यान देना। इनका जो नियम था, तो उनके जो सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग था, आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था। ठीक है, 3 सिद्धांत थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, आरएस थ्योरी और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये स्किनर का जो ऐतिहासिक प्रयोग रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्किनर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जानवरों पर नियंत्रित प्रयोगशाला में जो है प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष बक्सा बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। ये भी पूछा, स्किनर बॉक्स है। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए जिस बॉक्स का यूज़ किया था उसे हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्किनर बॉक्स से सफ़ेद चूहे को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लीवर रखा हुआ है। लीवर के माध्यम से जो है चूहा को खाना प्राप्त होता है। तो क्या था कि 1938 में क्या था, स्किनर ने भूखे चूहे को बॉक्स में रखा। बॉक्स में लीवर था, इसे दबाने पर जो है भोजन मिलता था, पर चूहा इधर उधर उछल कूद करता रहा। अचानक लीवर अपने आप, यानी लीवर जो है अपने आप दब जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। बार बार ऐसा होने पर चूहा बिना गलती किए हुए, यानी इधर उधर वो कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर यानी वो जो चूहा है वो इधर उधर इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। वो समझ चुका है कि लीवर को दबाने से उसको जो है खाना मिल जाएगा। ठीक है, लीवर को दबाने से खाना मिल जाएगा, इसीलिए वो बिना गलती किए हुए अब लीवर को दबाना सीख जाता है। निष्कर्ष से निकलता है कि उसे भोजन, यानी जो परिणाम है उसे मिल जाता है और अनुक्रिया को मजबूत करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक चूहा था, उसको एक बॉक्स में बंद किया। ये देखिएगा कि एक बॉक्स है, ये बॉक्स है पूरा। ठीक है, इसमें चूहे को बंद किया गया। ये लीवर है, इसको अब वो इधर उधर नहीं जा रहा है कहीं पर, वो लीवर को दबाता है और रोटी का टुकड़ा यानी खाना उसे मिल जाता है। अब उसको ये समझ में आ गया कि लीवर को दबाने से खाना मिल जाएगा। तो पहले तो उसने अनुक्रिया की उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है, यानी भोजन मिलता है, उसे पुनर्बलन मिलता है। तो वो समझ चुका था कि लीवर को दबाने से खाना मिल जाएगा। दूसरा जो प्रयोग किया था वो किया था कबूतर के ऊपर। कबूतर के ऊपर उसने कबूतर के विशिष्ट चमकदार, उसको भी जो है एक बॉक्स के अंदर बंद किया। एक चमकदार जो था, एक की था, बटन था, उस पर चोंच मारना था। अगर वो उस पर चोंच मारता, इस पर चोंच मारता तो उसे खाना मिल जाता, यानी उसे पुनर्बलन प्राप्त हो जाता। तो उसने क्या किया कि कुछ समय के बाद उसने चोंच मारा, उसको खाना मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक साबित कर दिया गया, इस प्रयोग से द्वारा साबित कर दिया गया कि व्यवहार को धीरे धीरे आकार दिया जा सकता है। अगर आप कोई चीज़ करते हो, यानी अगर बच्चा कोई भी चीज़ कर रहा है, अगर वो बार बार कर रहा है तो वो धीरे धीरे करके सीख जाता है, यानी कि वो आसपास के वातावरण से चीज़ों को सीख जाता है। ये प्रयोग उसके लिए था कि बच्चे को अपने आसपास वातावरण में रह के वो बच्चा सीख सकता है। सिद्धांत की प्रमुख जो है धारणाएँ क्या थी, कॉन्सेप्ट्स क्या थे, उनकी स्ट्रीम्स क्या थी। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए जिनका कक्षा में बच्चों पर सीधा उपयोग होता है। तो 2 थे, एक थे नकारात्मक और एक था सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक क्या था कि सही अनुक्रिया के बाद कोई सुखद उद्दीपन होना, यानी कोई अनुक्रिया होती है उसके बाद उसको सुखद उद्दीपन मिल जाता है, यानी सुखद उद्दीपन दे देना उसको, जिससे कि व्यवहार बढ़े, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक में था कि सही अनुक्रिया होने पर किसी अप्रिय या कष्टदायक चीज़ को हटा लेना, ये था नकारात्मक का। उदाहरण के तहत समझते हैं कि कक्षा में सही उत्तर देने पर बच्चे को स्टार दे देना, यानी अगर बच्चे से शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है और बच्चा सही से उसका आंसर दे देता है तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे को काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, और उसे स्टार दे दो या तो उसे शाबाशी दे दो। लेकिन नकारात्मक पुनर्मलन क्या होता है कि अगर बच्चा सही काम कर भी रहा है फिर कोई तो कष्टदायक, ठीक है, यानी कोई
उसकी कमी निकाल देना या उसे कष्ट देना, ठीक है, तो ये क्या आता है, नकारात्मक में आता है। जैसे होमवर्क पूरा करने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास से छूट देना, ठीक है, यानी कि होमवर्क तो पूरा कर लिया बच्चे ने, उसको एक्स्ट्रा क्लास में छूट दे देना, ये दंड तो नहीं है, पर नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी बच्चे को सभी चीज़ें सिखाइए, सभी चीज़ें दीजिए। दंड क्या होता है? दंड को हम समझेंगे वो प्रक्रिया जो अवांछित व्यवहार को कम करती है। इस दंड के जो है स्किनर समर्थक नहीं थे, यानी कि जैसे डांटना, ये नकारात्मक फ़ोन या खिलौने छीन लेना, ये नकारात्मक दंड है। सकारात्मक डांट के आप अगर से कोई चीज़ बच्चे से सही करवा रहे हैं तो वो दंड तो नहीं है, सकारात्मक है, यानी कोई आप अच्छी चीज़ के लिए उससे जो है डांट रहे हैं। तो फ़ोन छीन लेना, खिलौना छीन लेना, ये सब नकारात्मक दंड के उदाहरण है। फिर था शेपिंग, आकृतिकरण, यानी जटिल या नए व्यवहार को सिखाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा और सही कदम पर पुनर्बल देना। बच्चे को जैसे अच्छा लिखना सिखाना, और बच्चा जब अच्छे से लिख जाए, ठीक है, तो उसे गुड़ या शाबाशी देना, गुड़ या शाबाशी दे देना, ठीक है। तो ये जो है ये शेपिंग है, उसे आप एक शेप मिला रहे हैं, एक आकार मिला रहे हैं, उसे आप आकार दे रहे हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट थे वो भी, जैसे विलोपन था और स्वतः पुनरावृत्ति। नाम से ही आपको ध्यान रहेगा, ज़्यादा इससे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विलोपन क्या था कि पुनर्बलन देना बंद करने पर, यानी आप पुनर्बलन देते हैं, उसको बंद करने से सीखे कि व्यवहार को धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी विलोपन क्या होता है, नहीं, बच्चा अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है, और आप उसे शाबाशी स्टार दे रहे हैं, तो उसे वो पुनर्बलन मिल रहा है, ठीक है, वो आगे आगे अच्छा काम करता जाएगा। लेकिन अगर आप पुनर्बलन देना आप बंद कर देंगे तो धीरे धीरे व्यवहार का जो धीरे धीरे जो सीखा गया व्यवहार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्वतः पुनरावृत्ति क्या है? विलोपन के कुछ समय बाद पुराने व्यवहार को अचानक फिर से प्रकट हो जाना। स्वतः पुनरावृत्ति मतलब कि अगर बच्चे को आप, बच्चा जो होमवर्क करके लाया, आपने उसको अच्छे से पढ़ाया और वो अच्छा सा होमवर्क करके ले आया, आपने उसको शाबाशी दे दी, स्टार दे दिया, फिर कुछ महीनों तक आपने उसे कुछ नहीं दिया, तो धीरे धीरे विलोपन में चला जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद बच्चा फिर वापस होमवर्क कर ले जाए और उसे आप शाबाशी दे, तो ये क्या होता है? स्वतः पुनरावृत्ति होती है, यानी आपने उसे दोबारा कुछ भी नहीं किया, आपने उसे पुनर्बलन नहीं दिया, लेकिन बच्चा फिर से होमवर्क करने लगा, जो बीच में गैप था नहीं छोड़ा, फिर से होमवर्क करने लगा। तो ये आता है आपके स्वतः पुनरावृत्ति के अंतर्गत में आता है। ऑफ री इन्फॉर्मेंस, इसमें क्या था कि स्किनर ने बताया कि बच्चों को पुरस्कार कब और कैसे दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन की अनुसूचियाँ थी। सतत पुनर्बलन, यानी हर बार सही काम पर पुरस्कार देना ही सतत है, नया जो व्यवहार सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। और आंशिक पुनर्बलन, कभी कभी पुरस्कार देना सीखे व्यवहार को लंबे समय बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी होता है, ठीक है। यानी बच्चा कोई काम कर रहा है, बार बार आप पुरस्कार दे रहे हैं, तो नया व्यवहार जो है सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सीखे के व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन, यानी पार्शियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शिक्षा में योगदान क्या था, यानी जो है स्किनर का शिक्षा में क्या योगदान रहा, अभिक्रमित अनुदेशन का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहे, तो वो देखते हैं। तो स्किनर की शिक्षा जगत की सबसे बड़ी देन अभिक्रमित जो होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो होता है वो क्या है, इन्हें पाठ्यवर्ष को छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है, बच्चा अपनी गति से सीखता है और तुरंत फीडबैक मिलता है, उसे पुनर्बलन का काम करता है, ठीक है। छोटे छोटे पदों तत्काल फीडबैक द्वारा सीख लेना, यानी बच्चे को छोटे छोटे पार्ट में दे दिया काम को, जिससे बच्चा धीरे धीरे पदों में सीख ले रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है अभिक्रमित अनुदेशन होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है। यानी धीरे धीरे बच्चा पदों को जैसे बांट दिया गया और धीरे धीरे पदों को बच्चा सीख जाता है, उसे तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो ये रहे हमारा जो स्किनर का योगदान रहा, प्रयोग रहा इसके बारे में। अगर आपको और किसी के बारे में सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने अपना 100% दिया है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ों को हम आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाते रहेंगे, आपको बहुत ही तरीके से, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो वन की क्रिया प्रसूति अनुबंधन में शेपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्रिया प्रसूति अनुबंधन में शेपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को डराकर अनुशासित करना गलत, जटिल व्यवहार को छोटे चरणों में तोड़कर सिखाना, ये बिल्कुल सही दिया, कि संबंध थोड़ा गलत किया, ये भी गलत। मतलब क्रिया प्रसूति अनुबंधन में शेपिंग का मतलब है कि जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर सिखाना, स्टेप में बांट देना, तो वो क्या होता है, वो होता है क्रिया प्रसूति अनुबंधन में शेपिंग का कार्य करता है। नंबर 2 पे आते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को शोर करने से रोकने के लिए कहती है, जो चुप रहेगा उसे आज गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। ये किसका उदाहरण है? एक शिक्षिका, यानी कि सकारात्मक तो पुनर्बलन नहीं है, ठीक है, ये सकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, ठीक है, असकारात्मक दंड भी नहीं है। नकारात्मक तो है ही है, पर क्या पुनर्बलन है कि दंड है? तो दंड भी नहीं है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। शिक्षण गृह कार्य जो चीज़ को हटा लिया है, नामक अप्रिय चीज़ को हटा लिया, यानी बच्चों को चुप रहने की का सही व्यवहार बढ़ सके, तो ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन के एक उदाहरण है कि अगर आप चुप रहोगे तो आपको गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। चुप तो कराए दे रही है शिक्षिका, लेकिन उसे गृह कार्य न देना ये नकारात्मक है और पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। ये दंड नहीं है, पर नकारात्मक पुनर्बलन के दंड, जैसे आप मार पीट रहे हो, किसी गलती के लिए डांट रहे हो, नहीं गलती है तब भी, या उसके बाद दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है नकारात्मक दंड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लास में अचानक कभी भी लिए जाने वाले सरप्राइज टेस्ट को स्किनर की किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, तो ये है परिवर्तनीय, ठीक है,
अंतराल अनुसूचित, यानी किस सूची में रखा गया, तो अनुसूचित तो हो ही गया, ठीक है। और कभी क्लास में अचानक कभी भी लिए जाने वाले, यानी कभी कभी लिए जाते हैं, तो उनके बीच एक अंतराल है, यानी गैप है, ठीक है। और ये सरप्राइज टेस्ट है, यानी कुछ परिवर्तन, तो परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची है, अनुपात नहीं है, ये अंतराल अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपको बेहतर से बेहतर समझाते चलेंगे। थैंक यू।